नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इंतज़ार की घड़ियां खत्म हुई और आज उत्तर प्रदेश का चुनाव, जिसे मुल्क का सेमीफाइनल कहा जा रहा है, उसकी उल्टी गिनती आज शुरू हुई। पहले चरण की वोटिंग, पहले चरण की फर्स्ट फेज की पोलिंग आज शुरू हो गई और वो 11 ज़िले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, नोएडा, अलीगढ़ से लेकर आगरा तक। अब सवाल है कि खबर ये नहीं बताने जा रहा हूं, खबर ये है कि इधर मेरठ में, बागपत में, मुजफ्फरनगर में पोलिंग हो रही थी, सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन मुजफ्फरनगर से सटे सहारनपुर में, जी हां, एकदम बगल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सुनियोजित प्लान के तहत रैली कर रहे थे और ये रैली देश भर के टीवी टेलीकास्ट कर रहे थे। और इस रैली में प्रधानमंत्री मोदी जानबूझकर, घुमा फिराकर एक शब्द, एक लफ्ज बार बार बोल रहे थे, दंगा दंगा दंगा। तो इधर मेरठ में, मुजफ्फरनगर में लोग लाइन में खड़े हैं, चुनाव दे रहे हैं, उधर सारे हिंदुस्तान के चैनल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मोदी का भाषण दिखा रहे हैं, जिसमें एक लफ्ज पर जोर दिया जा रहा है। आप खुद सुनिए। मुजफ्फरनगर में जो हुआ वो तो कलंक था ही, यहां सहारनपुर में जो कुछ हुआ था वो भी खौफनाक था कि नहीं था? याद है कि नहीं है? राजनीतिक संरक्षण में कैसे लोगों को निशाना बनाया जाता है, सहारनपुर का दंगा इसका प्रमाण है मेरे भाइयों बहनों, प्रमाण है। अब सहारनपुर में 14 तारीख को मतदान है, पोलिंग है, सेकंड फेज में। प्रधानमंत्री चाहते, योगी जी चाहते तो वहां 11 तारीख को कल रैली कर सकते थे या उससे पहले रैली कर सकते थे, लेकिन नहीं, एक प्री प्लान्ड स्ट्रैटेजी के तहत कि रैली तो 10 तारीख को ही करनी है और उसी समय करनी है जब धीरे धीरे वोटिंग शबाब पे आ रही होती है, उसी वक्त मैसेज देना है और गोदी मीडिया के सहारे मैसेज देना है। सेकंड फेज, लेकिन निशाना फर्स्ट फेज पे था मोदी जी का। और दोस्तों, इससे पहले, या यूं कहूं कि सुबह से पहले, बीती रात मोदी जी ने एक और गेम खेला, एक और खेल खेला, और वो था कि उन्होंने अपनी पसंदीदा न्यूज़ एजेंसी ANI को बुलाया और 1 घंटे से ज़्यादा का इंटरव्यू, वो मोदी जो इंटरव्यू देते नहीं, उन्होंने ANI को बुला के इंटरव्यू दिया और फिर उसी गोदी मीडिया, चाहे वो ABP हो, आज तक हो, रिपब्लिक हो, जी हो, आप नाम लीजिए, सारे चैनलों में मोदी जी का वो इंटरव्यू चला। और जानबूझकर जो सवाल किए गए ANI की तरफ से, वो ANI जिसको एक मोटी रकम भाजपा के सरकारें भी देती हैं, केंद्र सरकार भी देती है, उस पर कभी मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं मुद्दे पे आता हूं कि जानबूझकर ANI ने वो सवाल किए जो इलेक्शन से रिलेटेड थे, चुनाव से रिलेटेड थे। किसी परिवार की बात करी गई, गुंडा राज की बात करी गई और तमाम मुद्दे उठाए गए। इशारा सिर्फ यही था कि एक रात पहले चरण के वोटरों को संदेश देना था। ये पूरी तरह परिवारवाद है। लोहिया जी का परिवार कहीं नजर आता है क्या? वो भी तो समाजवादी थे। जॉर्ज फर्नांडिस का परिवार नजर आता है क्या? वो भी समाजवाद थे। नीतीश बाबू हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो भी तो समाजवादी हैं। परिवार कहीं नजर आता है क्या? ये समाजवादी लोग हैं। अब दोस्तों, सवाल ये है कि प्रधानमंत्री से या इस मुल्क के बादशाह से उनका इलेक्शन कमीशन सवाल कैसे करे, नोटिस कैसे थमाए। लेकिन इसी इलेक्शन कमीशन ने, जी हाँ, इसी इलेक्शन कमीशन ने, इसी मोदी सरकार के अंतर्गत जो इलेक्शन कमीशन था, 2017 में एक ऐसे ही मामले में राहुल गांधी पर FIR करी।
राहुल गांधी को नोटिस दिया, उन न्यूज़ चैनल को नोटिस दिया जिन्होंने राहुल गांधी का इंटरव्यू विधानसभा चुनाव, गुजरात विधानसभा चुनाव के समय दिखाया था। और तब इलेक्शन कमीशन ने कहा था राहुल गांधी से कि कल पोलिंग है गुजरात में सेकेंड फेज की, और आज रात में आपने इंटरव्यू कैसे दिया, कैसे चैनल ने ये आपका इंटरव्यू प्रसारित किया। और धारा 126, जी हाँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, धारा 126/3 के तहत एफआईआर हुई। लेकिन यही धारा, इसी एक्ट की यही धारा मोदी पर लागू करने में इलेक्शन कमीशन के हाथ कांप गए। अब दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ब्रीफ में जान लेते हैं कि ये धारा 126(3) रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, चुनाव को लेके जो कानून बनाया गया है, उसमें ये 126(3) का मतलब क्या है। 126(3) का मतलब ये है कि 48 घंटे, अगर आज पोलिंग होनी है तो पोलिंग से 48 घंटे पहले कोई भी नेता या राजनीतिक दल ऐसी कोई बात मीडिया से नहीं करेगा जिससे वोटर इन्फ्लुएंस, वो टीवी पे के जैसे इंटरव्यू हो सकता है जो मोदी जी ने दिया या जो राहुल गांधी ने दिया था, इस तरह की कोई भी चीज़ आप मिसयूज़ नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को या किसी मंच को या किसी पब्लिक ब्रॉडकास्ट सिस्टम पर आप वोटर को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे और चुनाव से रिलेटेड बातें नहीं करेंगे। अब दोस्तों, आज की जो प्रधानमंत्री मोदी की रैली थी जिसमें योगी जी भी मौजूद थे और भी कई नेता थे, दरअसल सब कुछ तयशुदा था, प्री प्लान था कि जिस दिन मेरठ में, मुजफ्फरनगर में या उस पश्चिम के ज़िलों में जिस दिन वोटिंग होगी, उसी दिन सेकंड फेज का बहाना करके मोदी जी बगल के ज़िले सहारनपुर पहुंचेंगे, रैली करेंगे और फिर वही एजेंडा खोलेंगे, वही डर, वही खौफ पैदा करेंगे जो जाते जाते, मतदान पेटी तक पहुंचते पहुंचते, मशीन का बटन दबाते दबाते लोगों के जहन को स्ट्राइक कर रहे हैं। और इसीलिए वो लफ्ज़ बार बार उन्होंने कहा, बार बार याद दिलाई मुजफ्फरनगर की, सहारनपुर के दंगों तक का जिक्र किया कि एक मैसेज जाए। अब दोस्तों, यहां भी मैं एक बात कहना चाहता हूं, यही इलेक्शन कमीशन जो मोदी सरकार का नहीं था, जो मनमोहन सिंह सरकार का था, इसी इलेक्शन कमीशन ने दंगा शब्द का इस्तेमाल करने पर या इस तरह के भड़काऊ भाषण देने पर आजम खान और अमित शाह, इन पर प्रतिबंध लगा दिया था। अमित शाह 2014 में जब वो गृह मंत्री नहीं थे, जब प्रधानमंत्री उम्मीदवार थे, मोदी उम्मीदवार थे प्रधानमंत्री के, उस दौर में भड़काऊ भाषण देने पर, दंगा लफ्ज का इस्तेमाल करने पर इसी इलेक्शन कमीशन ने उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी से कहा कि आप एफआईआर लिखिए और इनको रोकिए जाने से, अमित शाह को। लेकिन आज की स्थिति यह है कि अमित शाह का भाषण योगी के भाषण के आगे पूरी तरह फेल है। आज जो योगी भाषण दे रहे हैं वो उस वक्त के अमित शाह के भाषण से कहीं ज्यादा तेजाबी है। खुद सुनिए आप। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। मुजफ्फरनगर का दंगा रहा हो या फिर कैराना का पलायन, ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि प्रदेश और देश के आन मान और शान पर आने वाली आंच का मुद्दा रहा है। और दोस्तों, महंत योगी आदित्यनाथ आचार संहिता की, नैतिकता की, शुद्ध राजनीति की, संवैधानिक मर्यादा की सारी सीमाएं उस वक्त लांघ गए जब उन्होंने इतना ज़्यादा डराने की वोटर को कोशिश करी कि उन्होंने कहा कि अगर इस बार आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया तो उत्तर प्रदेश केरल हो जाएगा, उत्तर प्रदेश बंगाल हो जाएगा, उत्तर प्रदेश कश्मीर हो जाएगा। योगी जी शायद भूल गए कि
केरल हो या बंगाल हो या कश्मीर हो, ये भारत के अभिन्न अंग हैं जिस पर हम सबको गर्व है। और शायद कश्मीर में आज उन्हीं की हुकूमत है। सावधान रहिए, आप चूके तो 5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और इस बार उत्तर प्रदेश को कश्मीर, बंगाल और केरल बनते देर नहीं लगेगी। दोस्तों, सवाल यही है कि आखिर योगी आदित्यनाथ हैं या नरेंद्र मोदी हैं, अब इनसे सवाल कौन करे, इनको नोटिस कौन थमाए, इनको कौन ये बताए कि आप इलेक्शन पर बने कानून का बार बार उल्लंघन कर रहे हैं। और वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड होती है, हर राजनीतिक दल को बराबर का समझा जाता है, सबको बराबर का मौका दिया जाता है। वो जो निष्पक्षता नजर आनी चाहिए थी चुनाव में, वो चुनाव आयोग से कतई नहीं दिख रही, खासकर इस बार। अब ऐसा लगता है कि अगर किसी रिटायर्ड आईएएस अधिकारी जो पहले मोदी जी के साथ काम करते हों या योगी जी के साथ काम करते हों, अगर ऐसे रिटायर्ड ऑफिसर को आप इलेक्शन कमिश्नर की कुर्सी पर बैठाकर एक तोहफा दे देंगे, गिफ्ट दे देंगे, तो एहसानों से दबा हुआ यह अधिकारी टीएन शेषन कैसे बन सकता है? कैसे इसका ज़मीर जागेगा? कैसे ये सवाल पूछेगा हुकूमत से, बादशाह से? और दोस्तों, गड़बड़ी सिर्फ यही नहीं हो रही है कि मीडिया को मिसयूज़ किया जा रहा है, कुछ नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, गड़बड़ियाँ और भी हो रही हैं, खासकर सीनियर सिटीज़न के पोस्टल बैलेट को लेकर। ज़िले ज़िले से जिस तरह के पोस्टल बैलेट इकट्ठे कराए जा रहे हैं, वहाँ पर भी गड़बड़ है। और गड़बड़ का पहला संकेत आज मिला। सुनिए ये बयान। मैं अपनी पत्नी को लेकर आया, इनका 9वां महीने चल रहा। मैंने आप पहले वोट डालो, मैं एजेंट से बात कर अब वहाँ पता पड़ा कि मेरी वोट पहली गिरी हुई है। इन्होंने तो अभी गिरी है मेरी, मैं लगाता हूँ, साइन करता हूँ, वहाँ अंगूठा लगूंगा मेरा। नाम है, कहाँ से आई हैं और क्या समस्या है, बताइए क्या समस्या है आपकी? ये कह रहे हैं कि वो हम तुम्हारा वोट डल गया। पोस्टल बैलेट से आपने वोट डाला था क्या? नहीं। क्या बोल रहे हैं अंदर अब? ये कह रहे हैं कि पोस्टल बैलेट से आपका वोट डल गया। अब क्या हुआ फिर? नहीं, डाला नहीं है। अब साहब, ये धांधली नहीं तो क्या है कि आप वोट डालने आए हैं और बाद में पता लगता है कि वोट आपका पहले ही पड़ चुका है पोस्टल बैलेट के तौर पे। क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या ये सिर्फ एक आइसोलेशन का केस है या और भी जगह ऐसी कंप्लेंट्स? इसकी जांच कौन करेगा? अब दोस्तों, बात सिर्फ इलेक्शन कमीशन तक सीमित नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ हिम्मत आपको भी दिखानी होगी, और ये वो मौका है जहां आपको घर से बाहर निकलकर वो हिम्मत दिखानी होगी जहां आप अपने मताधिकार का विवेक के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज बस इतना ही। एक गुजारिश है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ वो जो लाइक बटन है उसको ज़रूर क्लिक करिए, जो बेल आइकॉन है उसको भी क्लिक करिए, सो दैट आपको जो नोटिफिकेशन से सबसे पहले मिले। और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए करिए क्योंकि ये खबर किसी भी बड़े अखबार में, बड़े चैनल में नहीं दिखेगी। आज बस इतना ही। नमस्कार।